फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट 18, दैट इज आर्टिकल 352 टू 360 इमरजेंसी प्रोविजंस। अब इमरजेंसी वर्ड अगर मैं पूछता हूँ फ्रेंड्स, तो क्या इससे आप कुछ समझ पाते हैं? डेफिनेटली फ्रेंड्स, इस समय तो कौन इमरजेंसी को नहीं समझ रहा। हम सब जानते हैं कि इंडिया में कोरोना के कारण, कोविड 19 के कारण क्या है, लॉकडाउन लगा हुआ है। एंड इस लॉकडाउन में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, लाइक राइट टू मूवमेंट और राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, इन्हें जो पार्लियामेंट है उसने काफी हद तक क्या कर दिया है, रोक के रख दिया है। राइट टू मूव मतलब हम इंडिया में तभी मूवमेंट कर सकते हैं जब पार्लियामेंट अलाउ करे, और हम कहीं भी सेटलिंग के लिए भी तभी जा सकते हैं जब पार्लियामेंट अलाउ करे। तो जब ये लॉकडाउन लगा तो कई लोगों के माइंड में आया कि क्या इंडिया में बिना बोले इमरजेंसी लग गई है। सो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये लॉकडाउन लगा है, ये इमरजेंसी जो हम आज पढ़ने वाले हैं उससे कई गुना जो है, बहुत जो है निचले दर्जे का है। ओके, सो ऐसा क्यों फ्रेंड्स, इसकी वजह हमें आज के सेशन में समझना है। अब लेकिन फिर बात उठती है, सर ये लॉकडाउन कैसे लगा? सो फ्रेंड्स, एक एक्ट होता है महामारी एक्ट, डेट इज पेंडेमिक एक्ट। उसके अकॉर्डिंग अगर पूरे वर्ल्ड में कोई महामारी पेंडेमिक फैला हुआ है, सो उस कंडीशन में आपकी सेफ्टी के लिए, आपके सेफगार्ड के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इस तरह के लिमिटेशंस लगा सकती है ताकि आपकी सेफ्टी क्या हो, कंप्लीटली अश्योर रहे। अब फ्रेंड्स, आज के सेशन में अनलॉक लॉकडाउन के बाद एक चीज और समझिए कि फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं फिलहाल क्या है, फिलहाल अनलॉक चल रहा है, जिसमें अभी अनलॉक 4.0 जो है वो पार्लियामेंट ने क्या करा है, लागू करा है। बट अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, तो फ्रेंड्स इसमें आप सबने सुना होगा कि हमें आपस में क्या रखना है, 6 फीट की दूरी रखना है। इवन 21 सितंबर के बाद भी जब कोचिंग्स खुलेंगी तब भी हमें 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है। इसके अलावा हमें अपना फेस जो है वो कवर करके रखना है। उसके अलावा आप देखते होंगे शॉप्स पर इस तरह की फेंसिंग आपको आजकल नजर आती होगी। तो शॉपकीपर्स को बोला है उन्हें कस्टमर से डिस्टेंस बनाए रखना है, क्योंकि अगर शॉपकीपर को कोरोना हो गया तो वो एक ही दिन में हजारों लाखों लोगों को कोरोना दे सकता है। और इसके अलावा हमें जितना हो सके बड़ी क्वांटिटी में गैदर नहीं होना है। तो पहले हमारे यहाँ लॉकडाउन चला था, अब हमारे यहाँ अनलॉक चल रहा है। तो ये कुछ ना कुछ आपको इमरजेंसी जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसकी एक स्मॉल फ्रेम जो है आपको क्लियर करता है। बट सर ये इमरजेंसी नहीं है तो क्या है? इमरजेंसी प्लान्स डेमोक्रेसी का ब्लैक डे होता है, जिसकी अगर हम बात करें, जो 1975 में सबसे ज्यादा इंडिया ने फेस करा है, जिसे साफ कहा गया था डार्केस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, या ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का काला दिन। अब इसमें अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स पहले समझिए ये इमरजेंसी क्या होती है। Friends, emergency, a state of emergency in India, refers to a period of governance that can be proclaimed by the President of India during crisis situation। मतलब कि ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, जिसमें प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इमरजेंसी अनाउंस कर देते हैं। बट सर एग्जैक्टली होता क्या है? सो फ्रेंड समझिए, अगर हमारी कंट्री बड़ी किसी क्रिटिकल सिचुएशन को फेस कर रही है, जैसे हमारी कंट्री का किसी से वॉर चल रहा है जिसके कारण हमारी सोवनिटी, हमारी यूनिटी, हमारी इंटीग्रिटी, हमारी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, ये सब खतरे में है। सो ऐसी सिचुएशन में क्या करी जाती है, इमरजेंसी लगाई जाती है। सर स्टिल वी आर नॉट क्लियर कि कैसी सिचुएशन। तो मान लीजिए फ्रेंड्स वॉर हो गया है, या फिर हथियारों के साथ किसी ने क्या कर दिया है, रिबेलियन कर दिया है, और ऐसी स्थिति में देश जो है उसकी यूनिटी, इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी सबको खतरा है। सो ऐसे में क्या करा जाता है, इमरजेंसी लगाई जाती है। बट सर स्टिल वी हैव अ क्वेश्चन कि इमरजेंसी में होता क्या है। सो फ्रेंड्स, इफ यू रिमेंबर, इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया क्या है? आई गेस हम इतना ज्यादा पढ़ चुके हैं अब कॉन्स्टिट्यूशन में कि यू ऑल मस्ट नो कि इंडिया इज क्वासी फेडरल। मतलब इंडिया में कुछ परसेंट जो है फेडरलिज्म फॉलो होता है, और कुछ परसेंट क्या होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट फॉलो होती है। फेडरलिज्म हमने समझा था फ्रेंड्स, इट इज व्हाट, डिवीजन ऑफ पावर।
और यूनिटरी हमने समझा था व्हाट, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी शक्तियां क्या होती है, एक हाथ में होती है। सो सपोज हमारा वॉर हो गया, हथियारों के साथ कोई रिबेलियन हो गया, तो मुझे बताइए ऐसी सिचुएशन में क्या स्टेट्स को पावर होनी चाहिए डिसीजन लेने की? डेफिनेटली नॉट। ऐसी सिचुएशन में सेंटर को होल एंड सोल क्या करना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारा जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यूनिटरी में। सो इमरजेंसी क्या होता है फ्रेंड्स, इमरजेंसी सीधे अक्षरों में जो स्टेट की पावर्स है उसको बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के डिनाई कर देना और सारे डिसीजन जो है यूनियन के द्वारा लिए जाना शुरू हो जाना, दैट इज व्हाट इमरजेंसी इज। अब टोटल अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन तरह की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 से 360 पार्ट 18 में दी गई है। अब इसमें से फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें हमें नेशनल इमरजेंसी पढ़ना है। ये मिसप्रिंट हो गया है, प्रेसिडेंट रूल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 आएगा। प्रेसिडेंट रूल 356 और फाइनेंशियल एनर्जी इमरजेंसी 360 आएगा। सो फ्रेंड्स ये तीनों इमरजेंसियां जो है हमारे यहाँ है, जिसमें से हम नेशनल इमरजेंसी पढ़ेंगे और हमारा जो कल का सेशन रहेगा उसमें हम प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी इन दोनों को डिस्कस करेंगे। अब फ्रेंड्स ये एक पेपर कटिंग है जो आपके सामने है। ये पेपर कटिंग आपको बताएगी कि इमरजेंसी कितनी रियल है। इंडिया में आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी इंटरनल डिस्टरबेंस के ग्राउंड पर, जिसके लगने के बाद जो प्रेस है, जो मीडिया है, उसकी पूरी आज़ादी चली गई थी। मतलब अगर इमरजेंसी लग गई है तो मीडिया जो है किसी भी तरह की कोई भी बात जो है इधर से उधर लीक नहीं कर सकता है। और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इसको एक्सप्लेन करा था कि इस इमरजेंसी का मतलब क्या है। बट स्टिल आई गेस फ्रेंड्स आप सब ये सोच रहे होंगे कि सर ये इमरजेंसी, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी और क्या कहते हैं नेगेटिव पावर है। हमें नहीं लगता कि वर्ल्ड के मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो इस तरह की पावर देने की बात भी करते होंगे। डेफिनेटली फ्रेंड्स वर्ल्ड के मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशंस इस तरह की पावर देने की कोई बात नहीं करते हैं। बट स्टिल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन्ड है, जिसका काफी क्रिटिसिज्म भी होता है। बट स्टिल यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर ये ऐसे क्या सिचुएशन बन जाती है कि इमरजेंसी लगानी पड़ जाती है। और अगर मैं इंडिया में बात करूं सो फ्रेंड्स आज तक 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है। अब जो हमारा आज का सेशन है इसमें हम इमरजेंसी को समझने के लिए 4 हेडिंग्स में बांटेंगे। टेरिटोरियल एक्सपांशन, इमरजेंसी कैसे अप्रूव रहती है, कितना इसका ड्यूरेशन होता है, हाउ इमरजेंसी कैन बी टर्मिनेटेड, कैसे खत्म की जा सकती है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि इमरजेंसी जो है उसका क्या इम्पैक्ट होता है पूरी सोसाइटी के ऊपर। ये हमें आज के सेशन में क्या करना है फ्रेंड्स, पढ़ना है। अब लेकिन इसको मैं आपको अगर एक्सप्लेन करना शुरू करूं सो मैं समझता हूं कि ये बातें अगर मैं सीधे सीधे चालू कर दूंगा तो आई गेस यू विल नॉट बी कंफर्टेबल या आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा। सो इसीलिए फ्रेंड्स इसको हम एक स्टोरी के फॉर्म में स्टार्ट करेंगे और एक स्टोरी के फॉर्म में समझेंगे। जो 3 इमरजेंसीज थी फ्रेंड्स उनमें से 2 इमरजेंसी किसने लगाई थी, इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी। बट इमरजेंसी क्यों लगाई गई और ऐसी क्या सिचुएशन पैदा हो गई, तो इसको अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा फ्रेंड्स हिस्ट्री में चलते हैं। हिस्ट्री में अगर हम बात करें, वी ऑल नो कि 1959 में हमारे यहाँ दलाई लामा आए थे और उसके पहले 1954 में चाइना के साथ हमारा पंचशील पैक्ट साइन हुआ था। 1959 में जब दलाई लामा आए तो उस समय हमने क्या करा, हमने बोला अतिथि देवो भव और हमने दलाई लामा को अपने यहाँ रेफ्यूज दे दिया, शरण दे दी। पर ये बात चाइना को अच्छी नहीं लगी। पंचशील पैक्ट साइन करते वक्त 1954 में हमने कहा था हिंदी चीनी भाई भाई, बट उसके बावजूद 1962 में चाइना ने हम पर क्या कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर दिया और हमारे यहाँ की जो टेरिटरीज है उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और हमारा जो स्टेट है जम्मू कश्मीर, इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है
ये आज भी चाइना के कब्जे में है, जिसे क्या कहा जाता है, अक्सई चीन कहा जाता है। तो इस पर जो है चाइना ने क्या करा, क्लेम करा। एंड इवन टुडे अरुणाचल प्रदेश पर भी चाइना क्या करता है, क्लेम करता है कि ये उनका ही पार्ट है। तो इसके कारण क्या हुआ, 1962 में सबसे फर्स्ट टाइम जो है इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई, जो कि इंडिया की जो है फर्स्ट इमरजेंसी थी। बट ये इमरजेंसी यहीं नहीं रुकी फ्रेंड्स। हमारे यहाँ अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी है तो हमारे यहाँ 1965 के पीरियड में पाकिस्तान से क्या हुआ था, हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। तो उसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण वापस से क्या हुआ, ये इमरजेंसी जो खत्म हो जानी थी ये चलती रही। और इस कारण ये इमरजेंसी फाइनली कब हटी, 1968 में हटी। फिर इसके बाद अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो 1967 में 1966-67 में इंदिरा गांधी जी जो हैं वो हमारे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बन गई थी। जब इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर बनी थी तब उनके बारे में कहा जाता था कि ये तो गूंगी गुड़िया है, ये क्या देश चलाएगी। पर इस गूंगी गुड़िया ने फ्रेंड्स हम सब जानते हैं देश चलाया ही नहीं, केवल पूरा देश जो है हिलाकर रख दिया। तो what Indira Gandhi has done and why Indira Gandhi has done these things, try to understand. When she became the prime minister, nobody was ready to listen to her. कोई भी उनकी बात सुनना नहीं चाहता था। और ऐसे टाइम में उन्होंने 1967 में इलेक्शंस जीतकर सबका नाम मुंह जो है बंद कर दिया था। इसमें कामराज जो है वो इनके खिलाफ थे, जो उस समय के कांग्रेस के प्रेसिडेंट तक हुआ करते थे। इसके बाद अगर हम बात करें, इंदिरा जी की जीत का सिलसिला यही नहीं रुका है। 1961 में इन्होंने क्या करा, मेक कामराज लूज, कामराज को इन्होंने इलेक्शंस में हरा दिया। आफ्टर दैट अगर हम बात करें 1969 में, अगर आपको याद हो फ्रेंड्स प्रेसिडेंट कौन बने थे, बीवी गिरी बने थे। बट लेट मी टेल यू, बीवी गिरी जो हैं वो एक्चुअली प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए पहली पसंद नहीं थे कांग्रेस की। कांग्रेस ने उस समय नीलम संजीव रेड्डी जी को फाइनल करा था। पर नीलम संजीव रेड्डी जी जो है वो इंदिरा गांधी जी की पसंद नहीं थे। तो उस वक्त जब इलेक्शन हुए तो इंदिरा गांधी जी ने एक स्लोगन दिया, दैट इज मन की आवाज। एंड लिसनिंग टू दैट बीबी गिरी जी को प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया, जबकि वो रूलिंग पार्टी जो है उसकी साइड से स्टैंड ही नहीं हुए थे, अपोजिशन से स्टैंड हुए थे। एंड इसके बाद भी इंदिरा गांधी जी का जो क्या कहते हैं ये रूलिंग है वो वीक नहीं पड़ा और स्ट्रांग हुआ, क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या करा, उन्हें पार्टी से रिमूव कर दिया। बट आफ्टर दैट ऑल्सो 1971 में जब इलेक्शंस हुए तो लोगों ने कहा इंदिरा हटाओ, और इंदिरा जी ने तब नारा दिया, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, आप किसको हटाना चाहते हैं। तो इस नारे के कारण इंदिरा जी क्या हो गई, वापस से इलेक्शंस जो है जीत गई। और इस बार उन्होंने अपना कद जो है कांग्रेस से भी क्या कर लिया, बड़ा कर लिया। एंड उनका जो क्या कहते हैं स्ट्रगल है यहीं पे खत्म नहीं होता है। इसके बाद भी उन्होंने क्या करा, बांग्लादेश को, जो कि वी ऑल नो प्रीवियसली वाज पाकिस्तान पार्ट, पाकिस्तान पहले फ्रेंड्स दो पार्ट्स में बटा हुआ था, एक लेफ्ट और एक राइट। तो उन्होंने उसमें पाकिस्तान का जो राइट वाला हिस्सा है उसे पूरा का पूरा गिरा दिया, जिसको हम कहते थे पहले ईस्ट पाकिस्तान। तो उन्होंने बांग्लादेश को क्या कराया, इंडिपेंडेंट कराया। सो दैट काइंड ऑफ पावर इंदिरा गांधी वाज हैविंग, इतनी सारी विक्ट्रीज उन्होंने करी थी। सो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब कोई इतनी सारी विक्ट्रीज करता है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत पावरफुल समझने लग जाता है। और ऐसी पावर्स के बाद भी 1974 में, इधर देखिए ये न्यूज आर्टिकल जो आपके सामने लिखा है, छोटे अक्षरों में मैं पढ़ के सुनाता हूं। इंदिरा के खिलाफ दिया था फैसला जगमोहन लाल सिन्हा ने। जगमोहन ने 1943 में बरेली से वकालत जो है एडवोकेटशिप जो है चालू करी थी। 25 जून 1972 में वो अपनी कैपेबिलिटीज के कारण या इलाहाबाद हाई कोर्ट में परमानेंट जज जो है अपॉइंट हो गए थे। बट रायबरेली के जो इलेक्शन थे इंदिरा गांधी के, उस पर क्वेश्चन उठाया था
उनके अपोनेंट राजनारायण ने कि ये इलेक्शन जो इंदिरा गांधी जी ने जीता है ये फ्रॉड मेजर से जीता है। सो उसके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी को एक मेजर सेटबैक लगा, झटका लगा, जिसमें जगमोहन लाल सिन्हा जी ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने उनके अगेंस्ट फैसला सुना दिया। एंड इवन इवन ऑन इट जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी क्या करा, इनके अगेंस्ट जो है डिसीजन सुनाया, जिसके कारण इंदिरा गांधी जी को जो इलेक्शन था रायबरेली का उसको ही फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया गया और उन्हें प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट जो है छोड़ा तक जाने के लिए कहा जाने लगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इससे भी बड़ी परेशानी उनकी जो थे वो थे फ्रेंड्स ये व्यक्ति। डू यू नो हु इज इट? फ्रेंड्स, इट इज जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, वन ऑफ द प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। इन्होंने, अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 24 जून 1975 को एक नारा दिया, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मिलिट्री को भी ये तक कहा कि अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो आपको कोई ऐसा ऑर्डर दे रही है जो आपके मन से आपको सही नहीं लगता तो उसको आप डिनाई कर दीजिए। पर सवाल उठता है जयप्रकाश नारायण जी ने ऐसा क्यों कहा? तो इसके लिए भी फ्रेंड्स आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। गुजरात और बिहार ये दो ऐसी जगह थी जहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और यहाँ पर महंगाई जो है बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी, जिसके कारण जयप्रकाश नारायण जी बिल्कुल खुश नहीं थे। स्टूडेंट्स ने बड़ा तगड़ा प्रोटेस्ट करा था, जिसके कारण गुजरात के जो सीएम थे चमनभाई पटेल, उनको इस्तीफा तक देना पड़ गया था, रेजिग्नेशन देना पड़ गया था। एंड उसी टाइम सेम डिमांड्स जो है बिहार में उठने लग गई थी। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जयप्रकाश नारायण सेड टू इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण इंदिरा जी को मेरी प्यारी इंदू बुलाकर डेजिग्नेट करते थे। सो शी कॉल्ड इंदिरा जी एंड सेड टू हर कि आप बिहार में भी सेम गुजरात की तरह ही चीफ मिनिस्टर से रेजिग्नेशन करवाइए एंड वंस अगेन इलेक्शंस परफॉर्म करवाइए। बट इंदिरा गांधी कंप्लीटली डिनाइड टू इट। जिसके बाद जयप्रकाश नारायण ने क्या करा, स्ट्रगल चालू करा, जिसमें उन्होंने रेलवे, पुलिस और मास पॉपुलेशन को ये कहना शुरू करा कि उन्हें गवर्नमेंट जो भी गलत चीजें कर रही हैं उसके अगेंस्ट स्टैंड करना चाहिए। उन्होंने इंडिया को आजादी इसलिए नहीं दिलाई थी कि ऐसा दिन उन्हें देखना पड़े। एंड his followers, he has a huge number of followers. You will be amazed to know does his follower used to say. His follower used to say, अगर जेपी का आदेश मानते हो तो जेपी का आदेश है कि उस दिन गाड़ियां नहीं चलेंगी, दुकानें नहीं खुलेंगी, सब कुछ ठप रहेगा, बोलो मानते हो जेपी का आदेश? एंड आफ्टर अ फॉलोअर सेड दिस, lakhs of followers started raising their hands कि हाँ हाँ हम मानते हैं जेपी का आदेश। This type of critical situation was being faced by the Indira Gandhi in the 1975। अब मुझे बताइए ऐसी सिचुएशन में अगर आप प्राइम मिनिस्टर हो तो आप क्या करोगे? तो ऐसी सिचुएशन जब रेज हो गई, जब उन्हें अपनी प्राइम मिनिस्टर की जो चेयर है वो छोड़नी पड़ रही थी, एक तो जगमोहन लाल सिन्हा जी के जजमेंट के कारण एंड सेकेंड हैंड जो क्या कहते हैं जयप्रकाश नारायण थे उनके कारण। तो उस समय क्या हुआ फ्रेंड्स, 25 जून 1975 को इनकी सिटिंग हुई रात में कांग्रेस के देन प्रेसिडेंट के साथ। तो कांग्रेस के देन प्रेसिडेंट देवकांत बड़वा जी ने कहा कि मैम फॉर टाइम बीइंग आप मुझे क्या करिए, आप मुझे आप मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए एंड व्हेन एवरीथिंग गोज वेल तो आप क्या करेंगे, आप वापस से प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ओनली देयर एंटर्स अ मैन इन द रूम एंड यू नो व्हाट, हु वाज इट? इट वाज संजय गांधी। संजय गांधी, द सन ऑफ इंदिरा गांधी, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड संजय गांधी सेड कि देवकांत बड़वा जैसे लोग जो हैं ये अगर एक बार प्राइम मिनिस्टर बन गए तो ही विल नॉट लीव द चेयर, तो आप ऐसा नहीं करेंगी। ऐसा संजय गांधी ने इंदिरा गांधी जी को समझाया एंड ही टोल्ड हर
कि आप क्या करिए, आप वापस से एक इमरजेंसी लगा दीजिए और इस बार ग्राउंड क्या होगा, इंटरनल डिस्टरबेंस। इंटरनल डिस्टरबेंस मतलब कि जो देश है उसके अंदर के जो हालात हैं, जो कंडीशंस है, दे आर नॉट वेरी वेल, और लोगों की सुरक्षा के लिए क्या करी जानी चाहिए, इमरजेंसी लगाई जानी चाहिए। सी टू इट, सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से थ्रू दिस फोटो। नो, नॉट येट, इट्स स्टिल रिस्की फॉर यू टू बी ऑन योर ओन। हैप्पी न्यू ईयर 1976 वगैरह कुछ नहीं चलेगा, इमरजेंसी इम्पोज रहेगी। सो ऐसी सिचुएशन में 1975 में क्या करा गया, जो इमरजेंसी है वो लगाई गई। एंड यू विल बी वेरी मच अमेज्ड टू नो कि हमारी 1971 की जो बांग्लादेश के इंडिपेंडेंट होने के कारण जो पाकिस्तान से हमारा वॉर था, उसकी इमरजेंसी तो चल ही रही थी, क्योंकि इसी समय सूखा भी पड़ गया था, ड्रॉट भी पड़ गया था, जिस ड्रॉट के कारण हमारे यहाँ बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस थी। 1974 ड्रॉट, जो आपको क्या कहते हैं, इकोनॉमी में बहुत डिटेल में डिस्कस होता है। तो अगर मैं बात करूं तो इसी टाइम जो इमरजेंसी चल रही थी 1971 वाली, उसी के साथ में क्या हुआ फ्रेंड्स, एक इमरजेंसी और आ गई, 1975 की इमरजेंसी, थर्ड इमरजेंसी। बट स्टिल यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग कि सर ये इमरजेंसी लगाई जा कैसे जाती है, हाउ दिस इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड, जिसमें हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स वगैरह सब छिन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको बताने के पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हाउ डेडली दिस इमरजेंसी इज। इट नॉट ओनली डिनाइज यू ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स, 1975 की इमरजेंसी इतनी खतरनाक थी। If anyone got shot by the police during the emergency, then he does not have the power to ask why I was being shot. मतलब कि अगर आपको गोली भी मार दी जाती है तो भी अगर इमरजेंसी कंटिन्यू है तो इतनी पावर नहीं होती आपके पास, इतने फंडामेंटल राइट्स आपके पास नहीं होते कि आप पूछ सकें वाई आई वॉज बीइंग शॉट, मुझे गोली क्यों मारी। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जितने भी अपोजिशन पार्टीज के लोग थे, उस उन सबको इंदिरा जी ने क्या करा था, जेल कर दिया था। ऑपोजिशन पार्टीज मेंबर क्या हो गए थे, सारे के सारे जेल हो गए थे। कहा जाता था कि 26 जून 1975 को देयर वाज नो वन स्टैंडिंग अगेंस्ट इंदिरा गांधी, बिकॉज एवरीवन हु वाज अगेंस्ट इंदिरा इज लाइंग टुडे इन द जेल। तो सारे अपोजिशन मेंबर्स को जेल में डाल दिया गया, जो लोग नहीं सुन रहे थे उन्हें शॉट कर दिया गया, गोली मार दी गई। एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स विच आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन दिस सेशन। बहुत सारी चीजें जो हुई। सो क्वेश्चन उठता है कि सर ऐसी डेडली इमरजेंसी आखिर कैसे लगती है। सो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि ये इमरजेंसी या तो पूरे इंडिया में लगेगी या फिर किसी पार्ट में लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया का कोई पार्ट है जिसमें इमरजेंसी क्राइसिस है, वॉर चल रहा है या कुछ हो रहा है, एक्सटर्नल एग्रेशन वगैरह हो रहा है, तो ये इमरजेंसी वहां लगाई जा सकती है। बट इसके अगर मैं बात करूं, तीन स्टैंडर्ड ग्राउंड्स है, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। वॉर मतलब 1962 में जो हमारा चाइना से हुआ फ्रेंड्स, वो क्या था, वॉर था। इसके बाद 1971 में जो हमारा पाकिस्तान से डिस्प्यूट था, वो क्या था, वो एक्सटर्नल अग्रेशन था। एक्सटर्नल अग्रेशन कैसे, उस समय एक बड़ा ही पॉपुलर स्टेटमेंट जो है पाकिस्तान की तरफ से आया था, सर कल सुबह का नाश्ता लुंगे वाला थार में होगा, दोपहर का खाना रामगढ़ में खाएंगे और रात का खाना जैसलमेर में होगा। ऐसा हमारे भारत के बारे में 1971 में पाकिस्तानी आर्मी कह रही थी। और उसी समय उनका ये जो ड्रीम है, इसे ब्रेक करने का काम किया था सनी देओल ने। सनी देओल ने, हाँ जी, डेफिनेटली सनी देओल ने। आपने जो बॉर्डर फिल्म देखी है, वो असल में 1971 के इसी इंसिडेंट के ऊपर है, जिसमें जो सनी देओल है उन्होंने बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया था पाकिस्तानी आर्मी को। बट जो रियल हीरो थे वो थे कुलदीप सिंह चंदापुरी। एंड आई गेस अभी हमारे कोई काम का नहीं है, बट स्टिल यू ऑल मस्ट नो। इसके अलावा थर्ड होता है आर्म्ड रिबेलियन। सर, बट हम अगर आपका सेशन ध्यान से सुन रहे हैं तो सर आपने तो अभी बताया कि थर्ड वाली जो इमरजेंसी है
वो कुछ इंटरनल डिस्टरबेंस पे लगी थी। तो फ्रेंड्स इंटरनल डिस्टरबेंस पे ही लगी थी, पर बाद में ये समझ आया कि ये इंटरनल डिस्टरबेंस जो है ये बहुत ही वेग मेजर है, इसका बहुत ही गलत तरीके से फायदा उठाया जा सकता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन क्या करा गया, जो आर्म्ड रिबेलियन है उसको ग्राउंड बना दिया गया। यानी कि जब तक हथियारों के साथ विद्रोह नहीं होगा तब तक इमरजेंसी कैन नॉट बी अप्लाइड। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कि चार लोग इकट्ठे होकर गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपने कह दिया नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो। बट इतना ही सफिशिएंट नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें। फॉर एग्जांपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब इमरजेंसी लगानी थी तो वो सीधा गई थी इनके पास, प्रेसिडेंट के पास। बिकॉज फ्रेंड्स इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड, यानी इमरजेंसी लागू जो है सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। तो वो उस समय के जो प्रेसिडेंट है फखरुद्दीन अली अहमद, उनके पास गई और उनसे कहा इमरजेंसी लगा दीजिए। फखरुद्दीन अली अहमद जी ने पूछा कि मैम क्या आपने कैबिनेट की परमिशन ले ली है? सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंदिरा गांधी सेड, आई एम द कैप्टन ऑफ द शिप, if I want to put national emergency they all will agree, I will give you the permission tomorrow, but अभी आप इमरजेंसी लागू कीजिए। और देन प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद बकायदा उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। और फिर नेक्स्ट डे इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के लिए कोई पेपर साइन नहीं कराया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने मिनिस्टर्स को बता दिया कि पूरे इंडिया में इमरजेंसी लग चुकी है। एंड दैट वाज अ वेरी डेडली एंड ड्रेडली थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। इसीलिए बाद में समझा गया कि रिटर्न रिकमेंडेशन होनी चाहिए। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या करा गया, ये दोनों चीजें बदल दी गई। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सर, फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो इमरजेंसी है ये थर्ड इमरजेंसी एज यू कैन सी 1977 तक लागू रही थी। बट 1977 में जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी हटा ली, क्योंकि उनको लग रहा था कि लोग उनके प्रति पॉजिटिव हैं, तो उसके बाद जब इलेक्शंस हुए तब मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट आई, जनता दल गवर्नमेंट, सॉरी जनता पार्टी गवर्नमेंट। तो ये जो जनता पार्टी गवर्नमेंट थी जयप्रकाश नारायण जी की, इसने मोरारजी देसाई जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया था। तो मोरारजी देसाई जी ने जो नेशनल इमरजेंसी है उसके सारे इम्पैक्ट्स को समझने के लिए एक कमीशन बनाया था। और इसके अलावा जो इंदिरा गांधी जी हैं उन्होंने 1975 में इमरजेंसी पुट आउट करने के बाद एक बहुत ही खतरनाक चीज करी थी, दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जिसके जरिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा नक्शा ही बदल दिया गया। सो ये जो मैप हमारा रीड्रॉ हो गया था, इस रीड्रॉ को रीडिफाइन करने के लिए क्या लाया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है लाया गया, जिसमें जितने भी प्रोविजंस इंदिरा गांधी के द्वारा 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाए गए थे जो कि डेमोक्रेटिक नहीं थे, वो सब हटा दिए गए। एंड इसके अलावा जो इमरजेंसी में बातें ऐसी लग रही थी जिनके कारण हमारा इंडिया एक डेमोक्रेसी से ज्यादा डिक्टेटरशिप साउंड कर रहा था, वो प्रोविजंस भी क्या कर दिए गए, हटा दिए गए या वीक कर दिए गए। फॉर एग्जाम्पल अगर इमरजेंसी लगाना है, सो द प्राइम मिनिस्टर विल हैव टू गिव रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट, ऐसा कंपलसरी कर दिया गया। ठीक है, आई गेस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स, स्टिल यू मस्ट बी थिंकिंग, सर क्या प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, क्या ये दो लोग बस मिलकर हमारे इंडिया जैसे बड़ी कंट्री में इमरजेंसी लगाने की पावर करते हैं? एंड इवन स्टिल भी टॉक अबाउट कैबिनेट, क्या प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में इमरजेंसी लगाने के लिए सफिशिएंट है? डेफिनेटली नॉट फ्रेंड्स। इमरजेंसी जो है वो आपकी मर्जी के बिना नहीं लगनी चाहिए, एंड you have appointed representatives to make it sure that our MPs and MLAs, सो जो पार्लियामेंट है उससे क्या होगी, परमिशन लेना पड़ेगी। उस समय कहा जाता था कि अगर प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा दी है कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन पर, तो वो इमरजेंसी 2 मंथ्स में क्या करनी होगी, पास करानी होगी। और 2 मंथ्स में किससे पास करानी होगी,
सिंपल मेजोरिटी से पास करानी होगी। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक सेकंड किसी भी पर्सन की जिंदगी जो है उसको खत्म करने के लिए या बदलने के लिए सफिशिएंट होता है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 2 months, इट इज अ वेरी ह्यूज पीरियड। 2 महीनों में तो पूरे देश का नक्शा ही बदल जाएगा। सो इस बात को बाद में अंडरस्टैंड करा गया और प्रोविजन जो है चेंज करा गया कि अब से इमरजेंसी जो है वो 1 month के पीरियड में क्या होगी, पार्लियामेंट से पास होनी होगी। एंड दैट टू बाय स्पेशल मेजोरिटी। किससे पास होनी होगी? सिंपल मेजोरिटी से नहीं, स्पेशल मेजोरिटी से पास होनी होगी। व्हाट आई मीन टू से कि लोकसभा में 545 मेंबर्स क्या है, मान लीजिए मैक्सिमम है। 545 में से 500 क्या है, प्रेजेंट है। और 500 में से 400 क्या है, प्रेजेंट एंड वोटिंग है। 400 क्या है, प्रेजेंट भी है और साथ में वोट भी डाल रहे हैं। सो 400 का 2/3, देखिए फ्रेंड्स 400 का 2/3 कितना हो जाएगा? इट मस्ट बी 266। तो अगर हम बात करें क्या ये 266 काफी होंगे इमरजेंसी लगाने के लिए? तो डेफिनेटली नॉट, क्योंकि एब्सोल्यूट मेजोरिटी कितनी होती है? 272 मेंबर्स से मिलकर बनती है क्या? एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ट्राई टू रिमेंबर, मैंने पढ़ाया था कि जब इलेक्शंस होते हैं तो गवर्नमेंट को क्या लगती है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी लगती है। सो इट इज गिवन वेयर आर्टिकल, इट इज गिवन इन नॉट ऑफ द एनी ऑफ द आर्टिकल्स, बट एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो है गवर्नमेंट को क्या लगती है? पार्टी फॉर्म करने के लिए लगती है। तो 266 मेंबर भी अगर कह देंगे तो भी इमरजेंसी नहीं लगेगी। ये प्रेजेंट एंड वोटिंग क्या होना चाहिए? 272 से अबव होना चाहिए। मतलब कि फ्रेंड समझेगा, इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट करना क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? इमरजेंसी का इम्प्लीमेंटेशन क्या हो गया है? टफ हो गया है। डेफिनेटली जो हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी का मैप ही रिड्रॉ कर दे, उसको क्या होना चाहिए? टफ ही होना चाहिए, इजी नहीं होना चाहिए। बट अगर मैं इमरजेंसीज की बात करूं फ्रेंड्स, सो इफ यू कैन सी वेरी केयरफुली, ये जो इमरजेंसीज हैं कब से कब लगी हैं? अगर मैं बात करूं ईयर्स की, तो ये इमरजेंसीज लगी है 62 टू 68 और 71 से 77। जो इमरजेंसीज हैं ये फर्स्ट 62 से 68, सेकंड वाली 71 से 77 और थर्ड जब सेकंड इमरजेंसी चल रही थी उसी दौरान 75 से 77। बट क्या इतने लंबे लंबे समय तक इमरजेंसी लगे रहना एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए गुड थिंग है? डेफिनेटली नॉट। इस बात को भी अंडरस्टैंड करा गया और एक रूल बना दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कि एक बार इमरजेंसी लगने के बाद कितने समय कंटिन्यू रह पाएगी? ओनली 6 months। इमरजेंसी वंस इम्प्लीमेंटेड कैन कंटिन्यू फॉर ओनली 6 months। और अगर उसको एक्सटेंड करना है तो वापस से क्या करना होगा? आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। दिस इज द रीजन कि 75 के बाद आज तक हमने वो ब्लैक डे जो है वापस से रिपीट नहीं किया है और किसी भी गवर्नमेंट ने उसके बाद इमरजेंसी को अप्लाई नहीं करा है, क्योंकि अब इमरजेंसी को लगाना और उसका जो कंटिन्यू रहना पहले से क्या हो गया है? बहुत टफ हो गया है। आई गेस फ्रेंड्स ये आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि इमरजेंसी वंस इम्प्लीमेंटेड कैन कंटिन्यू फॉर ओनली 6 months एंड आफ्टर दिस इट विल अगेन रिक्वायर पार्लियामेंट अप्रूवल। और फर्स्ट टाइम जब इमरजेंसी लगा दी गई है तब भी 1 मंथ के अंदर क्या करना होगा? स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट से अप्रूवल लाना होगा। बट सर अगर ये तो इमरजेंसी अप्लाई की बात हो गई, इमरजेंसी टर्मिनेट कैसे होगी? तो फ्रेंड्स इमरजेंसी 3 तरीके से टर्मिनेट हो सकती है। फर्स्ट, टेल मी, इमरजेंसी वाज इम्प्लीमेंटेड बाय होम? भाई इमरजेंसी जो है वो किसने लगाई थी? सर प्रेसिडेंट हैज इम्पोज्ड द इमरजेंसी। सो प्रेसिडेंट अगर खुद से चाहें, इफ द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ थिंक्स दैट द इमरजेंसी शुड बी रिमूव्ड, देन इन दैट केस ही कैन रिमूव द इमरजेंसी। उस केस में इमरजेंसी क्या करी जाएगी? प्रोक्लेमेशन क्या करा जाएगा? इमरजेंसी का हटा दिया जाएगा। बट ट्राई टू थिंक केयरफुली, प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। पर क्या इंदिरा गांधी जी उस समय खुद से अपनी इमरजेंसी हटाएंगी? डेफिनेटली 1977 में तो उन्होंने हटा दी थी, बिकॉज द थिंग इज शी वॉज ऑफ द ओपिनियन
कि पीपल जो हैं वो उनके फेवर में है। सो अगर इस टाइम इलेक्शंस हैपन होते हैं तो शी विल डेफिनेटली विन। बट क्या डेमोक्रेसी को सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के हाथों में छोड़ना चाहिए? डेफिनेटली नॉट। इसीलिए एक और प्रोविजन जो है रखा गया कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो भी क्या कर सकती है, इमरजेंसी को हटा सकती है। दिस प्रोविजन वॉज एबसेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था कि पार्लियामेंट चाहे तो वो इमरजेंसी को क्या कर सकती है, हटा सकती है। तो अब ये क्लियर कर दिया गया कि अगर पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करती है किसको, एक्सटेंड करने को, मतलब आफ्टर 6 मंथ्स अगर पार्लियामेंट दोबारा से क्या कहते हैं, दोबारा से एग्री नहीं करती है तो इमरजेंसी क्या होगी, इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी। दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एंड इसके अलावा मुझे बताइए टर्मिनेशन। अब हमने इमरजेंसी को अगर डिसकंटिन्यू करना है तो फ्रेंड्स इट इज़ अ गुड थिंग और बैड थिंग? डेफिनेटली इमरजेंसी अगर डिसकंटिन्यू होना है सो फ्रेंड्स ये क्या है, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि इमरजेंसी में हमारा फेडरल स्ट्रक्चर पूरा क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो मुझे बताइए इट शुड बी सिंपल और टफ? डेफिनेटली इट शुड बी वेरी वेरी सिंपल। तो इसके लिए क्या चाहिए फ्रेंड्स, एकदम सिंपल मेजोरिटी चाहिए। अगर सिंपल मेजोरिटी से ये प्रोविजन पास हो जाता है, सिंपल मेजोरिटी मतलब जो हमने यहाँ पे काउंटिंग करी थी 400 वोटिंग की, इसका भी हाफ यानी 201। मतलब इमरजेंसी लगाना क्या है फ्रेंड्स, इट इज क्वाइट टफ नाउ, बट इमरजेंसी रिमूवल इज व्हाट, वेरी मच इजी नाउ। तो अगर लोकसभा जो है वो अपनी क्या कहते हैं एक सिटिंग बुलाती है, एंड इन दैट सिटिंग if the Lok Sabha passes a resolution by a simple majority that the emergency should be removed, so ऐसे टाइम पे वो emergency जो है फ्रेंड्स वो बकायदा रिमूव कर दी जाएगी। एंड आई गेस आपको सबको ये बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा। अब टर्मिनेशन ऑफ प्रोक्लेशन के बाद फ्रेंड्स इस इमरजेंसी का अगर हम बात करें, यू ऑल मस्ट नो कि आखिर इस इमरजेंसी का हमारी जो कंट्री है उस पर एग्जैक्टली इम्पैक्ट क्या होता है, ये इमरजेंसी हमें कैसे इफेक्ट करती है। सो फ्रेंड्स इफ वी टॉक अबाउट द एग्जीक्यूटिव, तो जो हमारा एग्जीक्यूटिव है उसमें अगर बात करें तो जो सेंटर है वो क्या करता है, सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है उसकी पावर्स को ओन कर लेता है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट क्या हो जाती है, पावरलेस हो जाती है। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव है स्टेट लेवल पे वो कौन है भाई, स्टेट गवर्नमेंट है। तो अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो स्टेट गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन नहीं लेगी, सारे डिसीजन जो है वो यूनियन के द्वारा ही, यूनियन के अकॉर्डिंग ही लिए जाएंगे। अब नेक्स्ट इज लेजिस्लेचर। व्हाट अबाउट द लेजिस्लेचर? वी ऑल नो देयर इज विधानसभा इन द स्टेट्स, एंड द विधानसभा हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन द सब स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट क्या हो जाती है फ्रेंड्स, इनएफेक्टिव हो जाती है। मतलब स्टेट लिस्ट जो की जो पावर्स है स्टेट गवर्नमेंट की, विधानसभा की, उससे क्या करा जाता है, इनइफेक्टिव कर दिया जाता है। व्हाट आई मीन टू से, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट तक पर सारे के सारे लॉज जो हैं वो कौन फ्रेम करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही फ्रेम करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, सो उस समय जो क्या कहते हैं संजय गांधी जी थे और जो प्राइम मिनिस्टर थी वो उस समय एक 5 पॉइंट प्रोग्राम लाए थे। 5 पॉइंट प्रोग्राम जो है ये ऐसा प्रोग्राम था जो कहीं ना कहीं इंडिया की कई सारी प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहता था। जिसमें अगर हम बात करें, जिसमें जो पॉइंट्स थे वो थे फॉर एग्जांपल एडल्ट एजुकेशन, कि हमारे यहाँ के एडल्ट्स जो हैं वो एडुकेट होने चाहिए। डाउरी प्रोहिबिशन, दहेज सिस्टम जो है पूरी तरह से कैंसल आउट होना चाहिए। इसके अलावा एफोरेस्टेशन, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है लगाए जाने चाहिए। इरेडिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, तो जो कास्ट सिस्टम है हमारे यहाँ वो पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कहीं कहीं स्टेट के जो पावर्स हैं उस पर भी क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है। बट मोस्ट कंट्रोवर्शियल इसमें था फ्रेंड्स फैमिली प्लानिंग, जिसमें एग्जीक्यूटिव ने कहा जाता है हद ही कर दी। फैमिली प्लानिंग मतलब आई गेस यू ऑल नो कि जो पॉपुलेशन है उसे हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। बट उस समय हुआ ये दोस्तों
इतना खतरनाक तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल हुई कि 18 इयर्स के चाइल्ड तक की, बच्चों तक की क्या कर दी गई, नसबंदी कर दी गई, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर था कि वो फलाना स्टेट के आंकड़े इतने पहुंच गए, आप लोग क्या कर रहे हैं। सो कई सारे ऐसे स्ट्रिंजेंट मेजर्स भी लिए गए जो कि आज भी जिसको सुनकर लोग डर जाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो मनी रिलेटेड से थिंग्स है, वो सारे के सारे डिसीजंस रीडिफाइन होंगे और सब कुछ स्टेट ही लेगा। मतलब मनी बिल वगैरह सब कुछ जो होगा वो स्टेट से, मेरा मतलब सेंटर जो है वो ही उसकी डिसीजन लेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द टेन्योर ऑफ लोकसभा, जो लोकसभा का टेन्योर है फ्रेंड्स, वो तक क्या हो जाता है, इस इमरजेंसी में बढ़ाया जा सकता है 1 ईयर के लिए। 1 ईयर के लिए पार्लियामेंट चाहे तो अपना खुद का टेन्योर जो है वो बढ़ा सकती है। एंड इट हैज़ बीन डन टू। 1971 के इलेक्शन के बाद जो इंदिरा गांधी जी है, उनकी गवर्नमेंट 1976 तक रहनी थी, बट स्टिल वी ऑल नो इमरजेंसी कब से कब रही, 1971 से 1977। तो उन्होंने अपना खुद का टेन्योर क्या कर दिया, 1 ईयर बढ़ा लिया। बाद में इसको भी समझा गया कि ये काफ़ी नेगेटिव है, सो इसके लिए एक प्रोविजन लाए कि एक बार में 1 ईयर ही एक्सटेंड कर सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम आप तभी अपना टेन्योर एक्सटेंड कर पाओगे जब इमरजेंसी क्या हो, कंटिन्यू हो। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, सर आपने सब कुछ क्लियर कर दिया, पर 352, 356 और 360, इन 3 आर्टिकल्स के अलावा बाकी के आर्टिकल्स का क्या। सो फ्रेंड्स, बाकी के आर्टिकल्स में वही सब चीजें दी हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट 2 आर्टिकल्स आपको एग्जैक्टली पता होने चाहिए, और 358 और 359, दीज आर वेरी प्रोमिनेंट आर्टिकल्स, और ये एग्जाम में भी काफी पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि इमरजेंसी के दौरान आपके फंडामेंटल राइट्स का क्या होगा, सो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो इमरजेंसी होती है वो 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की होती है। वन इज एक्सटर्नल इमरजेंसी, सेकंड इज इंटरनल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी मतलब हमारा वॉर वगैरह चल रहा है, हमारा कोई ना कोई युद्ध जगह वगैरह चल रहा है। इंटरनल इमरजेंसी मतलब हमारी कंट्री के अंदर ही क्या है, कोई प्रॉब्लम है। तो मुझे बताइए आपके अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स किस में ज्यादा जाने चाहिए, हमारी दूसरी कंट्री के वॉर से कि हमारे कंट्री के अंदर के वॉर से। डेफिनेटली जब हमारा अदर कंट्री से वॉर चल रहा है तब, क्योंकि उस टाइम हमें यूनाइट होने की, यूनिटी की बहुत ज्यादा क्या है, रिक्वायरमेंट है। आई गेस आपको ये क्लियर है। सो अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी है तो हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं आर्टिकल 19 वाले, वो क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, अगर वॉर सिचुएशन है तो उसमें आर्टिकल 358 सेज कि हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 19 में है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, स्पीच वगैरह वगैरह, सब कुछ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। बट आर्म्ड रिबेलियन के केस में ऐसा नहीं होगा। सर ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, बट व्हाट अबाउट अदर फंडामेंटल राइट्स। सो फ्रेंड्स, अगर मैं अदर फंडामेंटल राइट्स की बात करूं तो अदर फंडामेंटल राइट्स भी क्या करे जा सकते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा सस्पेंड करे जा सकते हैं। बट इफ स्टिल आई मे आस्क यू कि सर, क्या राइट टू लाइफ जो है, जो हमें आर्टिकल 21 में मिलता है, आई गेस यू ऑल रिमेंबर राइट टू लाइफ, क्या सर हमारा जीने तक का राइट गवर्नमेंट सस्पेंड कर सकती है इमरजेंसी में। सो फ्रेंड्स यस, पहले कर सकती थी, बट बाद में ये फील करा गया कि इट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। सो ये इंश्योर करा गया कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये फंडामेंटल राइट्स जो है, इवन इमरजेंसी लगी हो तब भी क्या नहीं हो सकते, आपसे छीने नहीं जा सकते। बट सर स्टिल इमरजेंसी में हमारे फंडामेंटल राइट्स छीन क्यों रहे हैं। फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, सपोज हमारा वॉर चल रहा है और हमारी आर्मी जो है वो सफिशिएंट नहीं पड़ रही है। सो ऐसी सिचुएशन में मुझे बताइए, क्या आप में इतना पेट्रियोटिज्म नहीं है कि हम अपनी ही कंट्री के लिए क्या करें, खड़े हो सके। सो हम खड़े हों, इसके लिए क्या करा जाता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को डिनाई करा जाता है। जैसे आर्मी के पास भी हमारे जितने फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं दोस्तों।
तो फ्रेंड्स मैं समझता हूँ आपको पूरा का पूरा इमरजेंसी जो है अच्छे से क्लियर आउट हो गया होगा। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो। बाय बाय फॉर नाउ।